Today I want to talk about UPSC aspirants who have done their coaching but फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, सक्सेस नहीं मिल रहा है. What is the reason behind this anomaly कि कोचिंग करने से पहले सब लोग सोचते हैं, everybody thinks that once we are done with the coaching then automatically our chances of selection are almost 100%. But once you're done with it you realize कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, अभी भी सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है. और उसी जद्दोजहद में, उसी ट्रायल एंड एरर में 2-3 साल निकल जाते हैं. वाई नॉट हैव समवन टेल यू कि कोचिंग करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो ऐसा क्यों है, व्हाट आर द मेजर रीजंस बिहाइंड इट. मैंने बहुत सारे रीजंस बैठ के सोचने की कोशिश करी एंड आई केम डाउन टू सम मेजर पॉइंट्स जो मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं इस नोटबुक में. एंड आई विल बी रेफरिंग टू दिस एज वेल टू टेल यू कि ऐसे क्या क्या मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से millions of students sit for the exam every year, all of them, majority of them take coaching, but 1000 लोगों का ही, 800 लोगों का ही सिलेक्शन होता है. और इन 800 लोगों में आप कैसे आ सकते हैं, what are the things that you need to do beside और with your coaching to make sure कि आप एक्चुअली उसका यूज़ कर पाएँ और अपना सिलेक्शन इंश्योर कर पाएँ. सबसे बड़ा पॉइंट और मेजर पॉइंट जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से नोटिस किया, ऑब्जर्व किया, that was underconfidence among students once they join a coaching and once they start living in Rajendra Nagar, Karol Bagh or any other major hub. मैं कुछ दिन पहले I went for a seminar in a very small college in Delhi University and to my surprise the students were very confident. They were very good with their speech. The kind of questions that they were asking were amazing. और ये सारे UPSC oriented questions थे, but these students were college students, first year, second year, third year के students थे. They had amazing knowledge about the examination, about the pros and cons, about their weaknesses and strengths, and I was spellbound by the kind of quality questions that they were asking and the kind of confidence that they had. The same week I went to teach in Rajendra Nagar in a coaching center, and there similar students, graduation के students, already graduated students were also sitting there, but they were so underconfident, they were so anxious. उनको लग रहा था जैसे हम पता नहीं कहाँ आ गए हैं, and now that we are here, we are taking this coaching, it's a matter of life and death, so we need to make note of every word that we are reading or somebody is teaching us, and they were so afraid of asking questions कि यार मैं बेवकूफ़ ना लगूँ. And I was confused कि यार ऐसा क्यों हो रहा है. I was a little taken aback कि सिमिलर स्टूडेंट्स जब मैं कॉलेज में जा रहा हूँ, व्हेन देयर इन देयर कंफर्टेबल जोन, दे आर सो कॉन्फिडेंट, और सेम स्टूडेंट जब राजेंद्र नगर में बैठा है कोचिंग सेंटर में, सो हिज ग्रास्पिंग पावर ऑटोमेटिकली रिड्यूसेस बिकॉज ही इज सो अंडर कॉन्फिडेंट. तो इसको टैकल करना ज़रूरी है. इफ़ यू आर एन एस्पिरेंट हु इज़ थिंकिंग ऑफ टेकिंग अ कोचिंग फॉर योर UPSC प्रिपरेशन, आपको ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि वंस यू आर गोइंग टू द कोचिंग सेंटर यू हैव टू हैव दैट बिलीफ कि यार मैं क्रैक कर सकता हूँ. दिस इज़ नॉट आउट ऑफ द वर्ल्ड. ऑल द स्टूडेंट्स सिटिंग हेयर आर नॉट एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट, और मैं भी उतना ही इंटेलिजेंट हूँ, मैं भी उतना ही स्मार्ट हूँ. हो सकता है मुझे कुछ नहीं आता हो जो इनको आता है. आई वुड नो समथिंग दैट दे वुड नॉट नो. सो इट डजेंट मैटर. अपनी पढ़ाई अपने हिसाब से करनी है, एंड देर इज़ नो नीड टू बी अंडर कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रिपरेशन और अबाउट योर सेल्फ. ये सबसे पहला साइकोलॉजिकल चेंज है जो आपको अपनी प्रिपरेशन में लाना पड़ेगा. अदरवाइज योर प्रिपरेशन विल गेट हैम्पर्ड, एंड दिस इज what decides whether you get selected or not, because confidence is half the battle. रियलिटी में नॉलेज आपकी 50% है, जो 50% बचा है दैट इज योर बिलीफ एंड योर कॉन्फिडेंस. ओके, सेकेंड रीजन पे आते हैं, एंड दिस इज अबाउट द फाइट बिटवीन सिलेबस एंड करंट अफेयर्स. व्हेन यू गो टू एनी कोचिंग सेंटर you will see that they're teaching current affairs simultaneously, they're talking about interconnections between the syllabus and current affairs, और बहुत सारी चीज़ें एस्पिरेंट्स के सर से ऊपर जाती हैं. they are parallel to your body, so you don't know how to deal with it, and that makes you underconfident, and that makes you question yourself कि यार मुझे ये भी नहीं आता है. Maybe I have to read Hindu more religiously, maybe I have to spend more time on current affairs, on creating interconnections while I'm covering syllabus. But this is wrong. जो टॉपर्स हैं वो टॉपर्स इसलिए हैं बिकॉज देव क्रैक द कोड, एंड द कोड इज वेरी सिंपल. यू फर्स्ट cover at least 50% of your syllabus
then only you venture thoroughly into current affairs. Now, this doesn't mean that you don't touch upon current affairs at all, but this also means that you don't spend 3-4 hours on current affairs daily. आप न्यूज़पेपर पढ़ने में 3 घंटे निकाल दे रहे हो. How will you have time to cover current affairs if you're doing this? So this is very important. Learn from the toppers. In fact, almost all of them are saying the same thing. I did the syllabus first. Once I was attaining some confidence in the syllabus, then I moved to current affairs. So you have to understand it and do the same, because this is the code that they've cracked, and you need to do the same if you want to be selected. I'm not saying interconnections are not important. I'm not saying current affairs is not important. All I'm saying is there is a sequence to preparing them. First cover 50-60% of the syllabus, then move towards current affairs. After a while, start creating interconnections when you've already revised the syllabus 2-3 times, not before that. Third point पे आते हैं, standard texts. We are so engrossed into the material that is provided by coaching institutes, and they do a lot of hard work in providing you that content. But even then, the importance of standard texts like NCERTs cannot be undermined. UPSC actually asks a lot of questions straight out of NCERTs even today. तो NCERTs को thoroughly prepare करें, बार बार prepare करें, and also the questions that are given at the end of every chapter, they're very important. वहाँ से UPSC regularly questions उठाता ही उठाता है. So do not forget about the standard text, whether it is Bipin Chandra या फिर नितिन सिंघानिया सर की बुक है, या फिर पॉलिटी लक्ष्मीकांत है, DD बासु है, या NCERTs हैं. Cover them thoroughly, cover them again and again, make notes out of them, and use those notes to prepare faster when you're revising. Okay, so this is number 3, जिसमें कि standard text आते हैं. उनकी value आप undermine नहीं कर सकते if you want to get selected, because UPSC ultimately asks questions from there only. That brings me to my 4th and last point, जिसके अंदर मैंने बहुत सारे छोटे छोटे सब पॉइंट्स डाले हैं, एंड दिस इज अबाउट स्मार्ट वर्क वर्सेज हार्ड वर्क. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत हार्ड वर्क करते हैं. इनफैक्ट जिन लोगों ने 5 अटैम्प्ट 6 अटैम्प्ट दिए हैं, दे आर मच मोर नॉलेजेबल देन स्टूडेंट्स हु हैव क्रैक द एग्जामिनेशन इन 1, 2, 3 अटैम्प्ट्स. But why is it that they are not able to crack the same examination even after so much knowledge? Because वो हार्ड वर्क में इतना ज़्यादा बिलीव करते हैं और इतना ज़्यादा घुस जाते हैं that they forget to organize their preparation to be able to clear the exam. अब आप पूछोगे सर स्मार्ट वर्क में आता क्या क्या है? आपने बोल तो दिया स्मार्ट वर्क, बट इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स आएंगे? मैं आपको 4-5 मेजर पॉइंट्स बता देता हूँ. द फर्स्ट वन इज मेकिंग नोट्स ऑनलाइन. सब कुछ हम लोग ऑनलाइन करते हैं, पेमेंट्स भी हम ऑनलाइन कर रहे हैं आजकल, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है. देन व्हाई आर यू स्टिल स्टक ऑन मेकिंग नोट्स ऑन पेपर? You can, I'm not saying that you completely give up papers and move online, but there are areas where you can improve your productivity by making notes online. Please start doing that. Use various applications like Notion, like OneNote, like Evernote. They're beautiful applications which help you not only make better notes but also revise them faster, because the technology that they're using makes it much easier for you to revise those notes. आपको पिक्चर्स डालनी है, डाल सकते हो. आपको टैग्स लगाने हैं so that you can reach to that place faster in the future, वो भी कर सकते हो. बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, and it does not take a lot of time. 5-6 दिन लगा के Evernote या Notion जैसी ऐप्स को सीख लीजिए. There are a lot of tutorial on YouTube available, और उसके बाद it will be like a cakewalk, and it makes sense because that is what the exam also demands. उसके बाद आता है वीकली राइटिंग, नॉट डेली राइटिंग. एक डेली राइटिंग का रेस ही चल गई थी कुछ सालों पहले, विच इज स्टिल ऑन गोइंग, एंड स्टूडेंट्स राइट 1 आंसर एवरी डे. एक रिलीजन की तरह फॉलो करते हैं, जैसे पूजा करते हैं बहुत सारे लोग, वैसे ही यू एंड अप राइटिंग जस्ट 1 आंसर एवरी डे. बट दैट डजंट हेल्प, बिलीव मी. इंस्टेड व्हाट हेल्प्स इज कीपिंग अ टाइमर एंड राइटिंग आंसर्स एवरी वीक, एंड नॉट जस्ट 1 आंसर बट राइटिंग 5 to 10 answers in one go every week. That is more valuable. That will give you better insights about how well or how worse are you when it comes to answer writing. And the entire game is of answer writing only because आपको कितनी भी knowledge हो, if you actually want the examiner to recognize you, आपके answers उतने अच्छे होने चाहिए, आपका expression उतना clear होना ज़रूरी है. So make sure that you are doing writing practice weekly and not daily. ठीक है ना?
Third, active revision. We've never been taught in school or college about any kind of revision. Active revision to bhuli jao. There are a lot of videos on YouTube by me as well on active revision. You can Google them, you can search for them, and you will be able to find it easily. Instead of not revising or revising passively, you have to untrain yourself and retrain yourself, and it does not take a long time. 4-5 दिन में आराम से कर सकते हो. Make sure that you're revising actively. Okay, what I mean when I say revising actively, you will be able to find out easily if you Google my videos on YouTube, क्योंकि वो एक बहुत लंबा प्रोसीजर है जिसको समझाने में 10-15 मिनट लग जाते हैं. Revision is the key to cracking the examination because you have to memorize and remember all of that you have read, and the only way to remember it is through revision. तो आपको रिविजन बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट पॉइंट इज रिवर्स लर्निंग. नाउ व्हाट इज दिस रिवर्स लर्निंग? बहुत सारे स्टूडेंट्स हज़ारों क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं. आई वाज टॉकिंग टू अ स्टूडेंट रिसेंटली, ही सेड मैंने 10,000 क्वेश्चंस लगाए थे प्री से पहले, बट इवन देन आई कुड नॉट क्लियर इट. एंड आई आस्क्ड हिम, क्या आपने 10,000 क्वेश्चंस का एनालिसिस किया था जो लगाए थे? You will not believe it, but he had not done analysis of even one question. Now this is where reverse learning comes into play. Again, इसको मैं reverse engineering भी बोलता हूँ. You can Google it, you can search for it, you'll easily find it. The idea is हर question को एक topic की तरह लेना है, and using that topic you have to revise or you have to cover the actual topic जो भी उस question में mention किया गया है. What it does is it gets stored in that part of the memory where it's easier to recall, and it stays for a longer time because you've attached that topic with a question. तो एक छोटे से question में ही पूरा आपने topic attach करके उसको store कर लिया अपनी memory में. Now it's easier to recall it. Now it's easier to remember it, और exam में वो directly आपको help करेगा ही करेगा. So along with your natural regular studies, make sure that you're also using mocks to reverse learn, because that is what defines the difference between a successful candidate and a not so successful candidate. और ये आपको difference खुद ही दिख जाएगा when you start doing reverse learning. Last point पे आता हूँ मेरे. This is about organizing. Now this is not UPSC exam, is not your college exam, is not your school exam. It's like a project. Treat it like a project. अगर आपको सेलेक्टेड स्टूडेंट से कुछ सीखना है, then the best thing that you can learn is majority of them treat it like a project. जैसे आप कॉर्पोरेट में काम करोगे, कहीं पे भी काम करोगे, तो आपके सामने प्रोजेक्ट्स आते हैं. Similarly, this is a project which requires certain preconditions, which requires you to take certain steps. When you do it, automatically the entire process becomes smooth. And the best way of doing this is by using Excel. My brother IS Manoj Jindal has also taken a lot of videos on YouTube to explain as to how to use Excel to organize your studies better, जिससे कि आप कम टाइम में ज़्यादा कवर कर सको. You can remember it. You can also feel more relaxed. आप अपने आप को बर्न आउट नहीं कर रहे हो, सारे बाल नहीं झाड़ रहे हो. You're with ease, you're cracking the examination. That should be the objective. And one of the best ways of doing that is to organize everything in your life at that point of time using Excel. So automatically, instead of this being an examination, this being an exam where you have to just study and do nothing else, आप एक प्रोजेक्ट की तरह लेते हो जिसमें आपको समझ आता है कि ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें नहीं करनी है, यहाँ से पढ़ना है, यहाँ से नहीं पढ़ना है, कौन सा टेस्ट कब लिखना है. All those things automatically become more organized. ठीक है. So this was the entire video जहाँ पे मैं कोचिंग के बाद आपको क्या स्टेप्स लेने हैं उनके ऊपर बात करना चाहता था. बिकॉज जस्ट बाय टेकिंग कोचिंग यू कैन नॉट इंश्योर कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बिकॉज द कोचिंग इंडस्ट्री वांट्स टू टीच यू, दे वांट टू गिव यू नॉलेज, दे वांट टू ऑल्सो गिव यू डायरेक्शन. बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको खुद करनी पड़ेंगी. दे कैन नॉट स्पून फीड यू ऑल दोज थिंग्स, एंड दीज आर दोज थिंग्स दैट यू हैव टू इनकलकेट in your life, in your personality, in your studies. Automatically you will start seeing results. I'll see you very soon again, guys. Till then, all the best. Take care. Bye bye. Jai Hind.